फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों के लिए सुपर टेट से संबंधित एक सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको कुल 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको पूरा संपूर्ण उसका हल बताया जाएगा, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें बताए जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोग अपना कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, जिससे कि जो भी अलग से पॉइंट्स बताए जाते हैं उनको नोट करते चलें, जिससे कि आपका टाइम भी बच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में है? सिरमौर, बिलासपुर, मंडी या फिर चंबा? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रेणुका झील। ये लिख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील है और यह सिरमौर जिले में स्थित है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आप लोग समझ गए होंगे, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है उसका नाम है रेणुका, जो कि सिरमौर जिले में स्थित है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके सभी एग्जाम्स में इस तरह का प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है, यानी कि भारत के संविधान से संबंधित 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1971 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर यहाँ आपके प्रश्न में पूछ लिया जाता कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, तो वो आपका ऑप्शन होता 26 नवंबर 1949 को। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का आकार है। हिंद महासागर का आकार किस तरह का है? त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, चतुर्भुजाकार या फिर एस आकार का? तो हिंद महासागर का जो आकार है वो वृत्ताकार है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा और यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर पूछा जाता है कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो हिंद महासागर है और इसका आकार वृत्ताकार है। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को, 8 मार्च को, 5 जून को या फिर 14 नवंबर को? तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं 22 मार्च को। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा और इसको सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1993 में मनाया गया था। सबसे पहले 1993 में मनाया गया था विश्व जल दिवस को 22 मार्च को। 22 मार्च 1993 को सबसे पहले मनाया गया था। किसके द्वारा? तो वो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये आप लोग नोट करते चलें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनको नोट ज़रूर करते चलें आप लोग। अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो इन पॉइंटों को ज़रूर नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल आप लोगों को कई बार रबी, खरीफ और जायद की फसलें बताई जा चुकी हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे रबी की फसल पहचानने में। कपास, मोटे अनाज, चावल या फिर चना? तो जो रबी की फसल है ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, चना। चना ये रबी की फसलों के अंतर्गत आती है और रबी की फसलें जो हैं वो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं। अगर पूछा जाता है कब बोई जाती है, तो वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और काटी कब जाती हैं, तो ये मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, रबी की फसल चना है।
रबी की फसलों की जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं चना, आलू, मटर, सरसों, गेहूं, जौ। ये सभी रबी की फसलों की प्रमुख फसलें हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो यहाँ ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, पहले तो वो देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ये भारत का राष्ट्रीय गान है। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ अवसरों पर राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। और इसकी रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर या फिर स्वामी विवेकानंद। तो भारत के जो राष्ट्रीय गान की रचना की है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी अवधि कितनी है गाने की, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी अवधि है 52 सेकेंड में गाने का इसका प्रावधान है, यानी कि 52 सेकेंड में इसको गाया जाता है जन गण मन को। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की और इसको सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दोनों भाषाओं में गाया गया था, यानी कि बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में गाया गया था पहली बार 27 दिसंबर 1911 को। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को कब अपनाया, तो वो हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1600 में, 1498 में, 1857 में या फिर 1945 में। तो वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 1498 में। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1498 में ये सबसे पहले कालीकट आया था, कालीकट। इसके बाद भारत के जो समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है वास्को डी गामा को। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है या भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वो है वास्को डी गामा ने की थी। तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1651 में, 1859 में, 1905 में या फिर 1764 में। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नवाब थे वो थे हेक्टर मुनरो, यानी कि मुनरो और मुगलों के बीच में यह युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल के बीच में यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई थी, यानी कि मुगल सेना हार गई थी और यहाँ पर अंग्रेजी शासन की हुकूमत शुरू हो गई थी। तो बक्सर की लड़ाई या बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था अंग्रेजी हुकूमत और मुगल के बीच। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रा और भागा नदियों का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? चंद्रा और भागा नदी, भागसूनाथ, तांडी, विलासपुर या फिर चंद्रनगर। तो चंद्रा और भागा नदियों का संगम होता है तांडी में। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको तांडी या फिर टांडी भी कहा जाता है। और यह चेनाब नदी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, चेनाब नदी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यह दो नदियों चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था? शिवालिक पर्वत को मैनाक पर्वत, धौलाधार, पीर पंजाल या फिर जास्कर। तो प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को जानते थे मैनाक पर्वत के नाम से। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह हिमालय का सबसे ज़्यादा बाह्यतम रूप है। सबसे ज़्यादा बाह्यतम रूप शिवालिक पर्वत है। इसको मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि।
तो सौर मंडल का जो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है वो कौन सा है? तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह। ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और यहाँ पर शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कितनी है? तो वो है 95%। CO2 95%। इसकी अधिकता के कारण सबसे अधिक गर्म है शुक्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान लिटिल ल्हासा कहलाता है? रिवाल्सर, स्पीति, धर्मशाला या फिर किन्नौर? तो लिटिल ल्हासा कौन सा स्थान कहलाता है? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मशाला। यह कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में को लिटिल ल्हासा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? भूकंप का प्रमुख भूकंप किस वजह से आता है? भूकंप के पीछे का जो मेन रीजन है वो क्या हो सकता है? क्षरण, निरावरण, विवर्तनिक बल या फिर अपक्षयन? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विवर्तनिक बल। भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे विवर्तिक कारणों से आते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं वो हिलने लगती हैं, जिस कारण से भूकंप आता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विवर्तनिक कारणों से भूकंप आते हैं जिससे कि पृथ्वी के जो नीचे प्लेटें बिछी हुई हैं वो हिलने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 15 अप्रैल 1948, 1 नवंबर 1966, 15 अगस्त 1947, 25 जनवरी 1971? तो हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया था? एरिस्टार्कस, थैलेस, एशिलस या फिर एनेक्सिमेंडर? तो पूरे विश्व का पहला मानचित्र जिसने बनाया था उसको एनेक्सिमेंडर कहा। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उसका नाम था एनेक्सिमेंडर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किताब अल हिंद के लेखक कौन है? किताब अल हिंद किसने लिखी? अलबरूनी, अबुल फजल, जियाउद्दीन वर्नी या फिर तस्लीमा नसरीन? तो अलबरूनी, अल हिंद के जो लेखक हैं वो हैं अलबरूनी। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अरब के भूगोलवेत्ता थे, अरब के भूगोलवेत्ता। इन्होंने ही अल हिंद पुस्तक की रचना की। और आपको बता देते हैं, अबुल फजल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अबुल फजल के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है अकबरनामा। इन्होंने इसमें अकबर का पूरा इतिहास इस पुस्तक में लिखा है अकबरनामा में। इसके बाद जियाउद्दीन वर्नी, इन्होंने तारीख ए फिरोज शाही लिखी है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। तारीख ए फिरोज शाही लिखी है जियाउद्दीन वर्नी ने। अब आप लोग ये नोट कर सकते हैं, किताब अल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी, जो कि एक अरबी भूगोलवेत्ता थे। और अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा, जियाउद्दीन वर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 में, 2000 में, 2005 में या फिर 2007 में? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद के द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया। इसके बाद यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, 15 जून 2005 को इसको पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम संसद के द्वारा 2005 में अस्तित्व में आया। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि ये कब पारित हुआ और कब लागू किया गया।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी, किसी तरह की कोई कमी या जो भी आप लोगों को समझ में आए वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खाने के पैकेट के ऊपर जो भूरा और लाल निशान होते हैं वो यह विशेषता बताते हैं कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी। तो आप लोगों ने देखा होगा किसी भी खाद्य पदार्थ पर 3 रंगों के निशान बने होते हैं, जिनमें कि भूरा, लाल और हरा, ये 3 निशान होते हैं। एक होता है रेड, ब्राउन। तो ये किस किस लिए होते हैं ये आप लोग समझ लीजिए। जो ग्रीन निशान होता है वो होता है शाकाहारी भोजन के लिए, शाकाहारी भोजन के लिए ग्रीन निशान होता है। इसके बाद रेड होता है नॉन वेज के लिए यानी कि मांसाहारी भोजन के लिए। इसके बाद आता है ब्राउन, यह कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में ही आ जाता है। यानी कि ये इस तरह के जो जिसमें ब्राउन निशान होता है, ब्राउन कलर का, उसमें ज़्यादातर अंडों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उन खाद्य पदार्थों में अंडा मिक्स होता है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में पूछा गया था खाने के पैकेट पर भूरा और लाल निशान खाने की किस विशेषता को बताते हैं? तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शाकाहारी जो होते हैं वो सिर्फ ग्रीन होते हैं और मांसाहारी जो होते हैं वो सिर्फ रेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? जिंक, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पत्तों में जो हरा रंग होता है, पत्तों का हरा रंग, इसमें उपस्थित हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसको कि क्लोरोफिल कहा जाता है। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण पत्तों का हरा रंग होता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस तरह से ब्लड का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, उसी तरह पत्तों में हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? दांतों का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? एनेमल, डेटिन, सीमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो दांतों की सबसे बाहरी परत होती है उसको एनेमल कहा जाता है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग अगर पूछा जाता है तो वो होता है एनेमल। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो वो है ऑस्ट्रेलिया। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झांकी और हाथर कहाँ के लोक नृत्य हैं? हमीरपुर, मंडी, चंबा या फिर कुल्लू। तो हाथर और झांकी ये चंबा के हैं लोक नृत्य। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चंबा के लोक नृत्य झांकी और हाथर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अंटार्कटिका। तो ठंडा स्थान देखकर आप लोग आइसलैंड ना लगाएं, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पूछा गया विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है वो है रूस। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। रूस में एक जगह है वर्खोयांस्क, यहाँ का तापमान लगभग -66.8 डिग्री होता है। 66.8 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ का तापमान, जो कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान है रूस में। और विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है वो लीबिया में है, वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। यहाँ आप लोग तब तक विश्व का सबसे ठंडा स्थान जानिए, रूस में है, जहाँ का तापमान -66.8 डिग्री सेल्सियस रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय झंडे का आकार आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा?
आप सभी लोग जानते हैं भारतीय झंडे का आकार आयताकार है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? 2:1, 3:4, 5:3 या फिर 3:2। तो भारतीय झंडे में जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, यहाँ पर ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 3:2 है। भारतीय राष्ट्रध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो वो आपको बता देते हैं। ये तैयार की थी पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने इसकी डिजाइन तैयार की थी। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है? विश्व में जो सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? सोलन, चैल, धर्मशाला या फिर नालदेहरा। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 2144 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है चैल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है और इसका निर्माण किया गया था 1893 में। 1893 में इसका निर्माण किया गया था, जो कि 2144 मीटर ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की? वाल्मीकि, तुलसीदास, पाणिनि और कालिदास। तो संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की है वो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की, जिसको कि अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संस्कृत में भी ये प्रश्न आपके पूछ सकता है कि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? कठफोड़वा, उल्लू, शुतुरमुर्ग या फिर चमगादड़। तो कहा गया है ऐसा कौन सा जीव है जो पक्षी नहीं है उसके बाद भी वो उड़ता है। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चमगादड़ है जो उड़ता है लेकिन वो पक्षी नहीं है। चमगादड़ एक स्तनधारी है और यह अपनी पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से वो अंधेरे में भी उड़ सकता है। पराश्रव्य तरंगें हवा से टकराकर वापस आती हैं, जिससे कि उसको पता चल जाता है कि आगे किसी तरह का कोई खतरा है अथवा नहीं। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चमगादड़ पक्षी नहीं है लेकिन फिर भी वो उड़ता है, यह एक स्तनधारी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? खारे पानी वाला मगरमच्छ, ऑलिव रिडले टर्टल, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन या फिर गंगा प्रवासी घड़ियाल। तो जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है भारत का वो है गंगा में रहने वाली डॉल्फिन। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो भारत की जलीय जीव है और भारत सरकार के द्वारा इसको 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा कि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 फरवरी को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को या फिर 22 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? मोनाल भारतवर्ष का, भूटान का, नेपाल का या फिर पाकिस्तान का। मोनाल जो है यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ज़्यादातर यह ठंडे इलाके में पाया जाता है, हिमालय एरिया में यह पाया जाता है। तो यह कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है ये कहाँ का राज्य पक्षी है, कहाँ का राज्य पक्षी है, तो यह उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है।
अब आपके यहाँ आज प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने अपने नोट्स बना लिए होंगे और अपना पिछला रिवीजन आप लोग जरूर करते चलिए, जिससे कि जो पीछे पढ़ते जाएं वो बिल्कुल भी भूले ना। इसलिए डेली पिछला रिवीजन करते चलिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।